बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात इस वक्त जारी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह करेंगे। आज कौमी असम्बली का इजलास भी हुआ जिसमें अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने बजट बहस का आगाज़ किया और कहा कि जो बजट है अवाम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आज जो है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात इस वक्त जारी है। क्या हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात हो सकेंगे? नहीं, एक हो जाएंगे, ये एक ही है। मतलब आपस में हुकूमत है, दोनों हुकूमत में शामिल हैं और मामला तो सिर्फ ये था कि काबीना में शामिल होना है नहीं होना, आगे पीछे तो एक मामला हैं, इनका कोई मसला नहीं है ऐसा। और कभी भी लड़ाई नहीं होगी दोनों पार्टियों में, और लड़ाई होगी तो फिर वो एक मशहूर जुमला जो है वो सबके कानों में गूंजता है कि लड़ाई हुई तो बिल्ला आएगा और दूध पी जाएगा। इसलिए जो है लड़ाई नहीं होगी किसी किस्म की। तो बाकी ये है कि बजट के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात यकीनन हैं और मुस्लिम लीग नून के भी हैं। ये बजट जो है मुस्लिम लीग नून के लिए भी एक बहुत मुश्किल बजट है और इसको अवाम में लेके जाना और फिर अगले माह से जुलाई से इसके जब समरात आने शुरू होंगे और फिर उसके बाद जब आप IMF के पास जाएंगे इसको मंजूर करवा के, तो क्या होगा, तो ये बजट जो है इसको मंजूर करवाना मुश्किल होगा। इससे कतई नज़र के तहरीक इंसाफ क्या कह रही है या उनके बयानात या बाकी जो मामलात हैं, बजट को मंजूर करवाना एक और अवाम में फिर ये जाना, जबकि और बहुत सारे इश्यूज़ हैं और मईशत का कोई रोड मैप भी नहीं है। असल बात है कि जो हमारे अकाबरीन इस वक्त हुक्मरान हैं उनके पास कोई आगे मईशत का रोड मैप नहीं है, सवाए इसके कि वही कहते हैं कि जी IMF है और कोई प्लान बी नहीं है। तो ये तो फिर ब्यूरोक्रेट्स हों या कोई भी, ये तो IMF को भेज दें, तो प्लान बी है ही नहीं, तो फिर तो मतलब ऐसे ही है। फिर जो इश्यूज़ हैं रियासत के, मेरी नज़र में तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक माशी प्लान बिल्कुल होना चाहिए और तवील मुद्दती होना चाहिए, IMF से हट के भी होना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे ममालिक अपने आप को मुतबादिल प्लान्स की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि वो सूरत हाल ना बने कि कल को किसी भी किस्म का कोई इशू खड़ा हो, जैसे कि रशिया के साथ यूक्रेन जंग के बाद खड़ा हुआ, तो उनके एसेट्स, उनकी जो तिजारत है वो डॉलर के ऊपर बिल्कुल जो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के बाद हमारे सामने आया था, तो कई मुल्क उससे अलग हो रहे हैं और मुतबादिल करेंसीज़ की तरफ जा रहे हैं और ब्रिक्स का हिस्सा बन रहे हैं। तो मतलब वो इसीलिए बन रहे हैं कि एक मुतबादिल, देखिए ना, मलेशिया की तरफ से बात आ रही है, सऊदी अरेबिया की तरफ से खामोश बात हुई कि जो मुआहदा रिन्यू नहीं हो रहा, उसकी अगरचे एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई लेकिन वो पेट्रो डॉलर्स की बात चल रही है। तो अब यह है कि मुतबादिल डॉलर राज तो कर रहा है भी और करेगा कुछ अर्से, लेकिन यह कि एक मुतबादिल रास्ता दुनिया तलाश कर रही है अपने आप को कि इस चुंगल से निकाले और किसी वक्त ऐसा ना हो कि अचानक जना पाबंदियाँ लगें तो उसमें कोई पैरेलल करेंसी ना हो। तो अब यह है कि ये पाकिस्तान को भी देखना है कि उन्होंने ब्रिक्स में कब जाना है, क्या करना है, नहीं जाना। एक बहुत सामने हमारे खुल के कोई खारजा पॉलिसी की खदोखाल भी आनी चाहिए आने वाले दिनों के अंदर, और हमारे सामने माशी प्लान भी आना चाहिए। सिक्योरिटी का क्राइसिस है, आज भी अगवा हुए हैं कुछ अहलकार, और ये मुख्तलिफ, एक तो सोशल अनरेस्ट है ना, चोरी चकारी और डाका और ये सारा इसमें, लेकिन उससे बढ़ के ये दहशत गर्दी भी दोबारा मौजूद है अभी मुल्क में। तो ये इश्यूज़ हैं रियासत के, बाकी सारे फ़रोई मामलात हैं। अच्छा, नई जंगें छिड़ रही हैं बज़ाहिर और नए महाज जो हैं वो खुल रहे हैं। ऑलरेडी जो महाज खुला हुआ है यूक्रेन और उसके साथ ही गज़ा में जो मामला है वो थोड़ा सा कुछ ठंडा है इस वक्त। ये मैंने 2-4 रोज़ पहले भी बात की थी कि गज़ा में मामलात कुछ थोड़े से ठंडे हैं, हम आप एक आध स्ट्राइक करते हैं वो फिर पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो असल मामला है वो है जो लेबनान का। इस वक्त लेबनान में कल सैयद हसन नसरुल्लाह, हिज़्बुल्लाह के सरबराह कहा जाए उनको या सेक्रेटरी जनरल कहा जाए, और उन्होंने कल एक ख़िताब किया और ये जो ख़िताब था ये इनका
मेरा ख्याल है कि काफ़ी तवील अरसे के बाद उन्होंने बहुत खुल के उसमें बात की, और उसमें सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं उन्होंने ये कहा कि अगर खुली जंग हुई इसराइल के साथ तो उसमें फिर कोई लिहाज नहीं होगा, मतलब उसमें फिर कोई लिहाज नहीं होगा। हैफा की जो ड्रोन से जो फिल्म्स रिलीज़ हुई थी, हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन भेजा था और हैफा की बंदरगाह और वहाँ पे जो उनका राफेल की जो जहाँ पे आयरन डोम तैयार होता है वहाँ, और दूसरी मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस और पोर्ट और जो बंदरगाह है और जो बाकी तनसीबात हैं, तो वो कंप्लीट उसकी जो फुटेज है वो सारी की सारी हिजबुल्लाह ने जारी भी की थी। तो वहाँ पर उनका ये भी कहना था कि कई घंटों की जो है वो फुटेज भी है, और उसमें जो अहम बात थी उन्होंने कहा कि ये जो है हैफा और तल अवीव दोनों हिजबुल्लाह के निशाने पे हैं, और ये बात इसराइल की फ़ौज भी जानती है। इससे पहले जब 2006-07 में जब हिजबुल्लाह और इसराइल की लड़ाई हुई थी तो हैफा उस वक्त बिल्कुल जद में आ गया था, लेकिन अब तल अवीव भी जद में है, और इस वक्त ये मल्टाई फ्रंट कई महाज इसराइल ने अपने भी खोल लिए हैं, और ये जंग ख़त्म, अभी जंग बंदी हमास से हो भी जाएगी तो ये लेबनान का जो है ये खुला रहेगा, और जो हुतीज़ का है ये एक तवीलुल मुद्दती यहाँ पे एक फ्रंट जो है वो खुला हुआ है जो कि बहर अहमर में। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात थी सैयद हसन नसरुल्लाह की इस तकरीर में, वो उन्होंने कहा कि इसराइल, और पहली दफ़ा उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कब्रस का भी नाम लिया, साइप्रस, और उन्होंने कहा कि साइप्रस अगर दरमियान में आया तो हम साइप्रस को भी टारगेट करेंगे, कब्रस को भी निशाना बनाएंगे। अच्छा, अब जो कब्रस है इसको मैं सिर्फ इसके बारे में ये बात आपसे अर्ज़ करूं कि बड़ा ख़ूबसूरत मुल्क है, और उन्होंने, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, ये 11वीं स्लाइड अगर हम दिखा सकें अल-अरबिया की, कुछ देर पहले उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि उनके जो प्रेसिडेंट हैं निकोस क्रिस्टोदुलिदस, अगर मैं सही तरह से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो उन्होंने ये कहा कि हमारा जो मुल्क है कब्रस, वो किसी भी तरह से इस जंग का हिस्सा नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे पीस हो, अमन हो, और जो बात की गई है वो उस बात की उन्होंने बहुत ही मतलब नरम लहजे में उन्होंने ये कहा कि हम तो अमन के लिए बात कर रहे हैं और हमारा इससे जंग से किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं है। हिजबुल्लाह के लोगों को यकीन है इस बात का कि वहाँ पे जो बेसिस हैं वो इस्तेमाल हुई हैं इसराइल की मदद के लिए। अच्छा, कब्रस के बारे में मैं 2-3 बातें बताऊँ। पहली बात तो ये है कि कब्रस जो है वो मेडिटेरियन सी के अंदर जो है एक बड़ा जजीरा मुल्क है, ये यूरोपीय यूनियन में है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये पहली दफ़ा यानी जो हिजबुल्लाह की तरफ से सैयद हसन नसरुल्लाह ने एक ऐसे मुल्क को निशाना बनाने की बात की जो यूरोपीय यूनियन में है। अगर हम इसका महलो वकूअ देखें तो इसके एक तरफ हमें यूनान नज़र आता है, और एक तरफ जो है वो हमें टर्की नज़र आता है, एक तरफ सीरिया, लेबनान, और फिर इसराइल है, और फिर गज़ा की पट्टी भी है, और फिर तो मतलब है कि इसकी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन मेडिटेरियन सी में बड़ी आम है। लेकिन ये यूरोपीय यूनियन का मेंबर है, ये शेंगन का मेंबर नहीं है, और ये नेटो का मेंबर भी नहीं है। तो यानी इसको, साइप्रस को, ये नेटो का मेंबर भी नहीं है, शेंगन का मेंबर, ईयू का मेंबर है। जो मैं पहले भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि यूरोप के अंदर कई वो ग्रुप्स हैं, तो ये उनमें से शेंगन अलग है, ईयू अलग है, तो ये नेटो। अच्छा, और साइप्रस जो है इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब बहुत ज़्यादा यहूदी जब आ रहे थे यूरोप से यहाँ फ़लस्तीन के इलाकों में आबाद होने के लिए, तो रास्ते में वो साइप्रस आता था तो वहाँ पर क़याम करते थे। तो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे ज्यूज़ मौजूद हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर एतराज़ किया जाए। लेकिन दूसरा जो एक इशू बहुत इम्पॉर्टेंट है
वो ये है कि साइप्रस जो है वो यहाँ से इसको 1960 में आज़ादी मिली, यानी वो तो 1948 में बन गया था ना इसराइल, तो ताल्लुकात बहाल हो गए थे उस वक्त से अच्छे इनके। लेकिन काफ़ी अरसे तक ये रहा कि साइप्रस जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ रहा, और एक मरला तो ऐसा आया कि उनकी एक साबिक खातून अव्वल जो हैं वो यासिर अरफात जब ज़ेरे हिरासत थे तो वो आके उनसे मिली, घर पे नज़रबंद थे जब, तो वो उनसे आके मिली। उसके बाद इसराइल ने उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा बना दिया था। लेकिन बाद में फिर ये हुआ कि साइप्रस और इसराइल के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए। लेकिन 1974 में एक वाक़या ऐसा हुआ जिस वाक़े के नतीजे में, अच्छा यहाँ पे ये ऑटोमन्स के अंडर आए, तो यहाँ पर दो किस्म के आप समझें कि यानी दो किस्म की यानी अब दो आबादियाँ हैं यहाँ पे। एक हैं वो जो यूनान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, ग्रीक्स हैं, और दूसरे जो हैं वो टर्की के लोग हैं, यानी टर्की के लोग नहीं, यानी जो टर्क बैकग्राउंड से हैं। तो उसकी वजह से ये हुआ कि आज़ादी तो मिल गई, 1960 में एक आइन वगैरह भी लिखा गया, लेकिन साइप्रस यहाँ से बरतानिया चला भी गया, यहाँ पे अपनी कुछ बेसिस लेकिन बरतानिया छोड़ गया, ठीक है, बरतानिया की मिलिट्री बेसिस हैं। लेकिन फिर ये हुआ कि 1974 में यहाँ खैर एक लड़ाई हुई, वो आइन के ऊपर जो है वो तुर्क जो हैं और उन्होंने टर्की ने इतराज़ किया, उधर से यूनान एक पूरे हिस्से की हमायत कर रहा था, तो फिर यहाँ पे तुर्की ने अपनी फ़ौजें उतार दी और फ़ौजें उतारी, और उसके बाद ये हुआ कि साइप्रस का जो जजीरा है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। तो साइप्रस का जो शुमाली हिस्सा है वो नॉर्दर्न रिपब्लिक ऑफ साइप्रस जो है वो उसको टर्की मानता है, तो साइप्रस के, और जो दूसरा उसका हिस्सा है जनूबी हिस्सा साइप्रस का वो है जिसको रिपब्लिक ऑफ साइप्रस कहते हैं, और जो निकोसिया जहाँ का दारुल हुकूमत है। अच्छा, ये तकरीबन 1/3 हिस्सा जजीरे का 1/3 वो टर्की के पास है। अच्छा, उसको टर्की ही मतलब वहाँ पे मौजूद है, और टर्की ही तुर्की और यूनान के दरमियान जब कशीदगी पैदा होती है तो उसमें बहुत सारे और दीगर मामलात के अलावा ये जो पुरानी तारीख़ है तुर्की और यूनान की साइप्रस के हवाले से, तो वो सामने आती है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो मेडिटेरियन सी के अंदर बहुत बड़े ऑयल और गैस के ज़खायर हैं, जहाँ पर एमॉस हस्टन जो अभी नुमाइंदा खसूसी हैं जो होके गए हैं यहाँ से, वो बखूबी जानते हैं। अच्छा, वो जो यहाँ पे ऑयल एंड गैस के जो ज़खायर हैं, वो ज़खायर जो हैं वो साइप्रस, लेबनान, इसराइल और इजिप्ट के दरमियान वो ब्लॉक्स तकसीम हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उसके बारे में गज़ा के लोग कहते हैं कि ये तो हमारा है, ये जो है ये इसके ऊपर बाकी मुल्कों ने कैसे आपस में रजामंदी ज़ाहिर कर दी, ये तो जब आज़ाद होगा तो फ़लस्तीन की आज़ादी में जो बहुत सारी रुकावटें रुकावटों से हट के, ये बात पहले भी कह चुका हूँ, वो गज़ा के पट्टी के साथ जो ऑयल फील्ड्स हैं वो हैं। तो अगर ये आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत बनती है तो ये फिर एक ऐसा मुल्क होगा जहाँ पर ऑयल एंड गैस भी होगी। बड़े कम मुल्क ऐसे हैं जिनके पास ऑयल एंड गैस है मशरिक़ वस्ता में, और कई मुल्क इनके साथ मामला तय करने के लिए वो मोहताज होंगे कि वो फ़लस्तीनियों के साथ मामला तय करें। तो ऑयल एंड गैस के ज़खायर भी इनके पास होंगे, और इनके पास ज़ाहिर समंदर भी होगा, बंदरगाह भी होगी, और बहुत से इशूज़ के अलावा। तो वहाँ पर जो डेलिक कंपनी है, नोबल, डेलिक, शेवरॉन, इन सबको ठेके मिले। डेलिक जो है वो इसराइल की कंपनी है, तो वो ड्रिलिंग करती है वहाँ पे, तो उस पर लेबनान को इतराज़ है। तो लेबनान का भी दावा है कि भाई ये जो मैरीटाइम के अंदर जो समंदर के अंदर से जो ऑयल की ड्रिलिंग हुई, तो ये तो सैयद हसन नसरुल्लाह ने साइप्रस को भी ये कहा कि वो भी हमारे हदफ पे है। उनके तरफ से वजाहत हुई, और ये मामला लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा शिद्दत इसमें आ सकती है, और इसमें हमारे सुस्टन जो कि चले गए हैं यहाँ से, अब वो क्या कह के गए हैं हिजबुल्लाह से, तो हिजबुल्लाह की स्पीच उसके बाद हुई। मेरा नहीं ख्याल कि उनके कहने पे, क्योंकि फिर उसके बाद भी अगर कोई यहाँ से हमला हुआ है दोबारा तो उसका जवाब फिर उन्होंने दिया है। और हिजबुल्लाह को मेरा ख्याल है कि नहीं, जो इसराइल की जो डीप स्टेट है, ऑलरेडी उनकी जो फ़ौज है वो तकसीम हो चुकी है। उनकी फ़ौज के जो तर्जुमान हैं उन्होंने आज एक अजब किस्म का बयान दिया है, और बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है, और वो ये कहते हैं कि हमास जो है वो एक नज़रिए का नाम है, ठीक है, और उसको जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये मैं यरूशलेम पोस्ट को कोट कर रहा हूँ, 7th स्लाइड।
हमास जो है आइडिया यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एन आइडिया, ये बयान इसराइल की फ़ौज का है। अच्छा, और वो ये साथ ही कहते हैं नॉट पॉसिबल टू रेस्क्यू ऑल द हॉस्टेजेस इन मिलिट्री ऑपरेशन, यानी फ़ौज मिलिट्री ऑपरेशंस के नतीजे में अब यरगमाली छुड़ा नहीं सकती। मगर ये बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमास इज़ एन आइडिया एंड यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एन आइडिया। अच्छा, इसी को जो है वो टाइम्स ऑफ इसराइल, हम थर्ड स्लाइड दिखाएं तो उनके तर्जुमान कह रहे हैं फ़ौज के, नो डाउट हमास वुड बी प्रेशर्ड बाय ऑल्टरनेटिव रूलिंग बॉडी। मतलब अब सियासतदानों के ऊपर है कि वो हमास के मतलब कोई मुतबादिल सामने लेकर आएँ तो फिर हमें पता चले कि भाई ये कैसे मतलब अभी तो हुकूमत, अच्छा हुकूमत कुछ और बात कर रही है, वो कह रही है हम आखिरी दम तक तो ख़त्म करके हमास को, फ़ौज कह रही है कि वो तो एक नज़रिए का नाम है, नज़रिया ख़त्म नहीं हो सकता। और फौजी ऑपरेशन के नतीजे में ये तो सियासतदानों का काम है कि वो, और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बयान के बाद ये ऑपरेटिव शाया किया। फिफ्थ स्लाइड जो है, डिवीजन बिटवीन इसराइल मिलिट्री एंड गवर्नमेंट स्पिल इनटू ओपन। अच्छा, अब ये खुल के सामने आ गया है और यही बात जो है ये फिर दूसरे अखबार भी, और ये वाशिंगटन पोस्ट 8 स्लाइड, रिफ्ट ग्रोज बिटवीन नेतन्याहू और इसराइली मिलिट्री, ठीक है, ओवर। तो ये वहाँ पर एक तरह से जो है वो, अच्छा फिर 9 स्लाइड हम दिखा के इसी बयान को कोट करिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये बयान जो इसराइल की फ़ौज ने दी है, हमास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इट्स एन आइडिया। अच्छा, एक नज़रिया। अच्छा, इसमें जो कतर है, कतर एक इसराइल का डेलीगेशन आया है दोबारा, कतर उसमें फ़ौज के लोग हैं और उनके ज़ाहिर है कि जो दिफाई लोग हैं उनके, नेतन्याहू तकरीबन कॉर्नर्ड हुए हैं और ये उनकी फ़ौज जो है वो गालिबन ये हमास के सीज़ फायर से एक जो तासुर है मुख्तलिफ अरब ममालिक के मीडिया और बाकी लोगों में कि ये जो हिज़्बुल्लाह के साथ छेड़खानी शुरू की है उन्होंने, इसीलिए कि जो हजीमत हुई है हमास के मामले पे और वहाँ चूँकि सीज़ फायर एक मुतवक्को है और तकरीबन और वो आहिस्ता 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 वो उस तरफ हमास को तवज्जो हटाओ मुहिम के लिए वो हिज़्बुल्लाह की तरफ, लेकिन हिज़्बुल्लाह इनको भड़का देगा। हिज़्बुल्लाह जो है वो अगर ज़्यादा बात आगे बढ़ी तो जो सैयद हसन नसरुल्लाह की जो टोन थी, जिस तरह वो बात कर रहे थे और जो उनका लबो लहजा था और उनसे इंटरेक्शन हुआ, वो एक प्रोग्राम में भी उन्होंने शिरकत की, उनका इंटरव्यू भी मैं कर चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कल उनका जो लबो लहजा था वो बड़ा बहुत सीरियस थे वो, और वो ये ब्लू लाइन और बाकी जो मामलात हैं वो इसी बहाने इसी इन्हीं दिनों में वो तय कर लेंगे, यानी इसी ये जो इसराइल की तरफ से जारी तो रही, इसी को बहाना बना के वो हिसाब चुकाएंगे प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो पेंडिंग रह गए हैं, ख़ास तौर पे इसराइली फ़ौज का जो इनखला नहीं हुआ 1982 के अंदर जब वो दाखिल हुई थी, जिसके नतीजे में हिज़्बुल्लाह बनी थी। अच्छा, तो लेकिन ख़तरनाक बात है, ये नया महाज है और अगर ये महाज बड़ा हो गया, जिसके बारे में एक तासुर ये है कि शायद ये ना हो, ठीक है, क्योंकि मतलब इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता कहीं कोई भी ख़ित्ता या कोई नया महाज खोले, लेकिन महाज जो है वो एक सैयद हसन नसरुल्लाह ने जो बात की है तो इसराइल को एक शटअप कॉल दी है कि आप इधर से तवज्जो हटाने के लिए गज़ा की पट्टी से तो इधर जो कर रहे हैं हमले, अटैक्स कर रहे हैं, वो आप जो है वो गलत फहमी का शिकार हैं और ये भी हो सकता है कि हिज़्बुल्लाह अटैक कर दे इसराइल पे, मतलब मैं उसको रूल आउट भी नहीं कर रहा कि हिज़्बुल्लाह अटैक कर दे। अच्छा, फिर उसके बाद जो एक, अच्छा इसी दौरान जो है जो ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो कतर में उन्होंने मुलाकात की है उनके वज़ीर आज़म से, और जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं और मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी, उनसे मुलाकात भी की है, और साथ ही इस्माइल हानिया से भी मुलाकात की है कतर में, ईरान के वज़ीर जो कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा हैं, ज़ाहिर है वहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं अभी, तो ये डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ एक तो यहाँ पे बहुत तेज़ हैं। दूसरा ये है कि पुतिन जो है वो वियतनाम, अच्छा अब पुतिन वियतनाम गए हैं तो भाई पहले शुमाली कोरिया गए, शुमाली कोरिया को बनाने वाले सोवियत यूनियन ही था, जो पहले मैंने बात हम पहले भी की हमने, इसी तरह से वियतनाम को भी बनाने वाला जो है यानी उसके क़याम को भी जो है वो सोवियत यूनियन ही था, मतलब वियतनाम जो है वो उसमें तो जंग छिड़ गई थी ना, वियतनाम वॉर हुई थी, तो शुमाल और जनूब, तो जनूब जो था वियतनाम का, अगर हम अपने ज़हन 20 साल चली थी जंग, 20 साल, 1975 में ये फॉल ऑफ साइगोन
के नतीजे में, जो कि एक बड़ा, जिसको अफ़गानिस्तान के इनखला से लोग उस ज़माने में इसको याद कर रहे थे कि फॉल ऑफ साइगोन जब हुआ था तो किस तरह से अमेरिकन विड्रॉल हुआ था, तो उसकी यादें लोग ताज़ा कर रहे थे। लेकिन 20 साल जंग चली थी 1955 से लेकर 1975 तक, और इस दौरान ये हुआ था कि कोरिया जो है शुमाल जो वियतनाम है उसको भी वही बिल्कुल कि जी शुमाली जो वियतनाम है, तो जनूबी वियतनाम जो था उसको सपोर्ट कर रहा था अमेरिका, और अमेरिका के साथ बाकी उसके अलाइज थे, और जो शुमाली वियतनाम था उसको सपोर्ट कर रहा था सोवियत यूनियन और चाइना। तो ये जो है ये कोल्ड वॉर की एक और बड़ी आप समझ लें कि प्रॉक्सी कहा जाए जो भी कहा जाए, लेकिन अल्टीमेटली हुआ कि फॉल ऑफ साइगॉन हुआ। फॉल ऑफ साइगॉन हुआ तो यहाँ पे जो है वो यहाँ से गए, और वियतनाम वो पुरानी जो है वो एक दोस्तियाँ तो याद रहती है ना। अब ठीक है वियतनाम के अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, लेकिन एक बात तो ज़हन में रहती है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी वियतनाम जंग हुई थी, और वो वियतनाम जंग ऐसी थी जिसमें फिर अच्छा उस जंग को ख़त्म करवाने में अमेरिकन पब्लिक का बड़ा हाथ था। अमेरिकन पब्लिक जो है जो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे सड़कों पे वहाँ पे मतलब धरने मुजाहरे, उस ज़माने में ये था कि ये इस तरह का एक हो गया, एक वो ख़ास किस्म के नौजवान होते जिप्सी टाइप जो थे ना, गिटार उठाए हुए और जनाब वो गाने गा रहे हैं वियतनाम के लिए, और वो धरने दिए हुए हैं जनाब, और सड़कों पे बैठे हुए हैं, और जनाब वो साथ साथ जो है वो दम मारो दम टाइप जो है ना उस किस्म के वो कैरेक्टर्स होते थे यूथ में। और तो वो पूरे जो है वो दौर है, उस दौर में ये एक ख़ास कल्चर वो उसके साथ ही मिक्स हो गया था वियतनाम के जो यानी जो नौजवान थे। एनीवे तो वो जो है वो एक पुराना लाई है। अब वहाँ वो वियतनाम गए, और वियतनाम के अंदर जो है अब इलेक्शन हुआ है उनके, और तू लैम उनके सदर मुंतखब हुए हैं, और वो कम्युनिस्ट पार्टी वियतनाम के जो हैं वो सदर हैं, और वो काफ़ी सख्त गिर हैं, वो पुलिस ऑफिसर हैं साबिक, और वो काफ़ी अरसे जो है वो उनकी जो सिक्योरिटी की जो वजारत है कोई 20 साल उसमें रहे हैं, फिर उसके बाद उसके वज़ीर भी रहे हैं। तो वो जो हैं वो काफ़ी एक सख्त गिर किस्म के आप समझें कि कम्युनिस्ट हैं, और वो उनके साथ प्रेसिडेंट पुतिन मिले। कोई 2 दर्जन मुआहदे हुए, लेकिन कोई 12 के करीब सामने आए हैं जिसमें डिफेंस का नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी रिसर्च और बाकी सारे तो एक खामोश। अब ये एक बड़ा अलाइंस यहाँ पे बन रहा है, और ये बड़ा जो अलाइंस है जिसमें चाइना, जिसमें वियतनाम ज़ाहिर अपने ताल्लुकात को अमेरिका से बहुत ख़राब भी नहीं करेगा, लेकिन यह है कि वो उसका जो कुदरती झुकाव जो है वो ज़ाहिर सोवियत यूनियन की तरफ है, क्योंकि सोवियत यूनियन की वजह से वियतनाम आज़ाद हुआ था और ये जंग ख़त्म हुई थी। तो अब इशू ये है कि चाइना, शुमाली कोरिया, रशिया, और साथ उसके ये ब्रिक्स के अंदर जो एक्सपेंशन हो रही है, मलेशिया ने कहा हम आ रहे हैं, बाकी थाईलैंड आ रहा है, ये सारा आ रहा है। इसमें एक अगर आप वक्फा लेने अगर वक्त है, या मैं इसको बात को ज़रा कंटिन्यू कर लेता हूँ, अगर 2-4-5 मिनट इसमें मुझे मिल जाए। कंटिन्यू कर लीजिए जी। एक इसमें और बड़ी अजीब सी बात है, देखें अगर तो ये बात कोई और कहता तो मैं इसको ज़्यादा संजीदा नहीं लेता, क्योंकि हमने काफ़ी मणिपुर के जो का वायलेंस जो है और ये सारा, चूँकि ये वहाँ पर म्यांमार और ये 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं जिनको हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, तो 7 सिस्टर स्टेट्स को हम डिस्कस भी कर चुके हैं, और उसके ऊपर जो है वो कि वहाँ का, और हमने जो पहले इसको डिस्कस जब भी किया तो हमने उसको जो चिकन नेक के हवाले से हमने उसको डिस्कस किया कि भाई वहाँ पर जो चिकन नेक है उसकी वजह से ये बिल्कुल ये जो नागालैंड और मणिपुर और त्रिपुरा और मिज़ोरम और आसाम और अरुणाचल प्रदेश और ये सारी जो रियासतें हैं, ये एक इनकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है कि अगर ये चिकन नेक किसी तरह से ब्लॉक हो जाए तो ये अलग हो जाती हैं। तो हमने काफ़ी दफ़ा ये डिस्कस भी किया। अच्छा, अब इसमें लेकिन जो एक अगर मैंने आपसे कहा ना कि इस बात को कोई और करता तो मैं शायद इस बात को, तो मैंने चंद दिन दिए, कुछ दिन तक मैं इसके ऊपर ज़रा अब खुद समझने की कोशिश भी करता रहा, और फिर मैंने इंडिया में भी कुछ अहबाब से बात की, मीडिया के लोगों से, फिर मैंने बांग्लादेश में बात की, लेकिन मतलब मैं इसको ज़रा इसको ओपन करता हूँ, ओपन फॉर डिस्कशन। ये तकरीबन 1 महीना पहले, महीना तो नहीं हुआ अभी, ये पिछले महीने के आखिरी दिनों में भारतीय इलेक्शन से बिल्कुल पहले शेख हसीना वाजिद साहिबा जो हैं वो उन्होंने एक बयान दिया। अच्छा, ये बयान जब मेरी नज़र से गुजरा तो मैं इसको नहीं समझ पाया, क्योंकि ये बयान जो है मैं इसी तरह से इसको
यहाँ पे रख देता हूँ सामने, और इस पर हम आने वाले दिनों में ज़रा डिस्कस भी करेंगे कि ये क्या है, इस बयान के पीछे क्या बात है। मैंने आपसे कहा ना कि इस बयान को अगर कोई और देता तो शायद मैं, लेकिन हेड ऑफ स्टेट अगर दे रही हैं और वो ज़ाहिर इलेक्ट हुई हैं और उन्होंने बयान जो दिया है वो बड़ा सोच समझ के दिया होगा। अब उनका जो बयान है वो ये कहती हैं कि, मैं इंडिया टुडे को यहाँ कोट कर रहा हूँ, इंडिया टुडे 15वीं स्लाइड, वो कहती हैं कि फॉरेन नेशन, एक गैर मुल्क, ठीक है, वो एयरवे चाहते हैं बांग्लादेश में, और वो वहाँ पर एक क्रिश्चियन रियासत बनाना चाहते हैं बांग्लादेश को तोड़ के, बिल्कुल जैसे कि उन्होंने ईस्ट तिमोर को बनाया था। अच्छा, वो कहती है प्लॉट है फॉरेन नेशन का, क्रिश्चियन स्टेट यूजिंग पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश एंड म्यांमार, और ये कहती हैं कि उनको ऑफर किया गया कि री इलेक्शन बाय अ वाइट स्किन्ड मैन इफ शी अलाउड द कंट्री टू बिल्ड एन एयरबेस इन बांग्लादेश। अच्छा, ये बयान जो है ना, ये बयान फिर दोबारा अगर मैं इसको कोट करूं हिंदुस्तान टाइम्स को, ये 16वीं स्लाइड, पीएम शेख हसीना इस 27 में इसके ऊपर जो है ना, वो कहती हैं कि जी वही कार्व आउट क्रिश्चियन स्टेट फ्रॉम बांग्लादेश, अ वाइट मैन ऑफर्ड। देखिए ना, अब ये जो बात है कि एक क्रिश्चियन रियासत वहाँ पे बनने जा रही है, मतलब आप इसकी ये बात पे गौर करें, एक मंसूबा है जिसमें क्रिश्चियन रियासत बनेगी जिसमें बांग्लादेश और म्यांमार के हिस्से होंगे, और रीइलेक्ट तो ये हो गई भाई, रीइलेक्ट तो हो गई ना, तो इन्होंने कहा एक वाइट मैन ने ऑफर किया इनको। अच्छा, इसी को एनडीटीवी किस तरह से कह रहा है, वो कह रहे हैं कि जी शेख हसीना, जो 17वीं स्लाइड है वही बात बिल्कुल रिपोर्ट। अच्छा, फिर यूरेशियन टाइम्स आगे गया थोड़ा सा, 19 स्लाइड, उन्होंने कहा कि यूएस डेस्परेट फॉर मिलिट्री बेस इन बांग्लादेश। अच्छा, लेकिन ये जो कुछ देखें, अगर मैंने आपसे कहा ना कि हसीना वाजिद साहिबा की जगह कोई और होता तो शायद मैं इस बात पे कि भाई, लेकिन ये तो पिछले 100 सालों से यहाँ पे एक मामला चल रहा है, मणिपुर में और ये मिज़ोरम में और नागालैंड में, और ये ज़ूमी और ये जो कुकीज़ हैं, और उसके बाद जो हैं वो चिन कबाइल हैं, और मेतीस के साथ इनका जो कि इंतहा पसंद हैं हिंदू, और ये तो पिछले साल, उससे पिछले साल, कई सालों, मतलब कई दिहाइयों से, ये मैंने आपसे कहा ना कि 100 साल पहले चले जाएं तो उस वक्त से ये यहाँ पर कबाइल के जी मैदान में कौन है और पहाड़ों पे कौन है, और तो ये तो चल रहा है। अब जूमी कबीले कौन से हैं, मेतीस कौन, कुकीज़ कौन से हैं, और उनमें हर एक ने अपना अपना, एक मुल्क का सारे कबीलों ने, मतलब एक वहाँ पे जोगाम लैंड का नक्शा भी है, ठीक है, तो वो जो जूमीज़ ने बनाया हुआ है। अच्छा, एक उसके बाद कुकी लैंड का मैप है, जो कि वो कुकी लैंड, एक वहाँ पे ग्रेटर नागालैंड का मैप है, मतलब बहुत सी वहाँ पर जो बहुत से कबाइल हैं, वो उनका कहना ही, क्योंकि यहाँ पे ये कबाइल एक दौर में इनकी ज़ाहिर है कि सल्तनतें थीं या जो भी था, हम पहले इसको कर चुके हैं डिस्कस, मैं दोबारा नहीं जाना चाह रहा उसमें, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें, ये बात हसीना वाजिद साहिबा की तरफ से हुई है, तो अब इसमें यकीनन, इन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इसमें क्योंकि भारत में डिस्कशन शुरू हुआ है, तो ये इसमें यकीनन ये मणिपुर और या मिज़ोरम इसके भी हिस्से होंगे, ये यानी जो प्रपोज्ड क्रिश्चियन स्टेट बननी है। अच्छा, ये डाल रहे हैं अमेरिका कहाँ से आ गया बीच में, ये ने डिस्कशन शुरू कर दिया हसीना वाजिद साहिबा ने, तो अमेरिका का नाम किसी ने नहीं लिया। हसीना वाजिद साहिबा कहती है वाइट मैन आया मेरे पास, एक सफ़ेद फार्म शख्स आके उसने कहा कि तुम इलेक्शन में जीत गई, तो हमें अभी मैंने कहा ना, जब लोगों से बात हो रही है तो सिर्फ जो आइडिया मिल रहा है वो ये है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि म्यांमार जो है, म्यांमार की अक्सरियत तो जो है वो बुद्धमत क्रिश्चियन तो नहीं है, वो वहाँ पे क्रिश्चियंस मौजूद हैं ज़रूर, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद तो, और दूसरी बात ये है कि चाइना म्यांमार कॉरिडोर है, चाइना तो, और ये जो हैं सारे, ये जो यहाँ पे मुज़ाहमत हो रही है काफ़ी सालों से, ये आज़ादी के लिए अपनी बात करते हैं मुख्तलिफ कबाइल, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, हम सिर्फ ये बहुत दफ़ा मैं बात कर चुका हूँ उस प्रोग्राम में कि उस तरफ से प्रॉब्लम होगी, इधर से नहीं होगी प्रॉब्लम, पाकिस्तान की तरफ से प्रॉब्लम इंडिया को कमिंग डेज में नहीं होगी, प्रॉब्लम उस तरफ बहुत ज़्यादा खप है। तो अच्छा, अब वो खप जो है वो अगर आप मीडिया उठा के देखें, म्यांमार वाले उधर बांग्लादेश में घुस गए, बांग्लादेश के इधर आ गए, उधर से वो मणिपुर से उतरा सला, उधर मतलब एक खप पड़ी हुई है।
इशू ये है कि वो उसमें जो है, अब इन्होंने कहा कि ये जनाब एक सफ़ेद फार्म आदमी आके उसने कहा कि तुम अगर हम तुम्हें जिता देंगे इलेक्शन, हमें बेस चाहिए। म्यांमार जो है वो तो एक चाइना म्यांमार कॉरिडोर का हिस्सा है, और अगर आप वो हम दिखा सकें तो वो, मैं सिर्फ उसमें ये बताऊँ आपको, आप उसके बाद वक्फा ले लें, लेकिन बात चूँकि मैंने शुरू कर दी है कि म्यांमार से तो कॉरिडोर जा रहा है पूरा चाइना का, और म्यांमार का जो कॉरिडोर है वो चाइना की बड़ी इन्वेस्टमेंट है म्यांमार पे। अच्छा, इसी तरह से अगर हम देखें तो बांग्लादेश जो है, वो बांग्लादेश पे तो उनका एक फ्रेंडशिप ब्रिज अभी, और बांग्लादेश तो बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है, और बांग्लादेश जो है वो उसमें तो ट्रेन चलना शुरू तो बहुत आगे चला गया चाइना के साथ। तो ये जो हसीना वाजिद साहब ने बात की है, तो ये किसको, मतलब क्या कुछ मजीद इनको कोई चीज़ चाहिए चाइना से, दाएं बाएं इन्होंने बात, लेकिन बात वो ऐसे तो कर नहीं सकती। या इन्होंने अपने पब्लिक को बताने की बात की, जो ये जो खाना जंगी हो रही है वो इलाके में वाकई बहुत ट्रबल है, वहाँ पे म्यांमार के अंदर एक इश्यूज़ हैं, वहाँ पे जंगलों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, सब कुछ। लेकिन ये जो बयान दिया इन्होंने कि एक सफ़ेद फार्म शख्स ने आके कहा, आप यकीन करें मेरे को 20 दिन मैंने इतने लोगों से पूछा है कि यार ये कौन सा सफ़ेद फार्म शख्स है, और वो क्रिश्चियन स्टेट का, मैंने कहा यार क्रिश्चियन स्टेट, उन्होंने कहा क्रिश्चियन, मैंने कहा कहाँ पे, अच्छा ये जो है कुकीज़ और जो ये जूमीज़ और ये सारे हैं, ये क्रिश्चियंस हैं, ये बात ध्यान में रखें। यहाँ मुसलमान कम है, बहुत कम है मुसलमान, यहाँ मेतीज़ हैं जो इंतहा पसंद। लेकिन फिर इसमें जो पिछले 2-3 सालों से तो वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भाई जो मरकज़ में हुकूमत है, मोदी सरकार, वो जाके वहाँ पे जो आग लगी हुई है उसको बुझाए। और फिर वहाँ पे लोकल जो एमपीज़ हैं वो मुतालबा कर रहे हैं, कोई नागालैंड का, कोई मणिपुर का, यहाँ से वो कहते हैं जाएंगे नहीं, हम फौज भेजेंगे। तो अचानक जो है इस पूरी जो अंदरूनी एक हलचल थी इंडिया के अंदर, उसमें हसीना वाजिद साहबा ने आके ये माचिस फेंक दी है कि यहाँ एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने की ये गैर मुल्की कुव्वत कर रहे। अच्छा देखिए ना, हसीना वाजिद साहबा, मैंने कहा ना, वो ना कहते हैं मैं डिस्कस नहीं करता। अब ये प्रॉपरली बात हो रही है कि उस सफ़ेद आदमी कौन था। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि हसीना वाजिद कह रही हैं कि यहाँ पे क्रिश्चियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, बांग्लादेश को भी तोड़ के। बांग्लादेश का भी उसमें हिस्सा होगा, उसमें हिस्सा होगा म्यांमार का भी, और इंडियन रियासतों को तोड़ के वहां पर एक क्रिश्चियन स्टेट बनेगी। अच्छा, चाइना खामोश है, चाइना की तरफ से कोई इस पर रद्द-ए-अमल नहीं आया शेख हसीना वाजिद के, और ना ही उन्होंने, चाइना ने सीरियस लिया इसको। लेकिन बात बड़ी अजब सी बात है कि वहाँ पे खाना जंगी जो हो रही है, खाना जंगी नहीं, कबाइल की लड़ाई आपस में, बहुत पुरानी है, मैं इसे खाना जंगी का नाम नहीं दूंगा, कबाइल की लड़ाई है, पुरानी लड़ाई जैसे कबीलों में होती है। मगर क्या वो एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने की कोई गैर मुल्की कुव्वत कोशिश कर रही है वहाँ पे? आई डाउट। ये एक पुरस्कार बयान है। जी, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, उमर अयूब साहब ने आज कौमी असम्बली में बहुत जारहाना तकरीर की है। जारहाना तकरीर की है उन्होंने बहुत ज़्यादा, और ख्वाजा आसिफ साहब भी शायद उसका जवाब दे रहे हैं कुछ देर में। लेकिन ये इशू बजट, और उन्होंने इकोनॉमिक हिटमैन और ये सारी बातें उन्होंने कही कि ये बजट जो है ये बाहर से बन के आया। ख्वाजा आसिफ साहब का जवाब अभी जारहाना उसी अंदाज में हो रहा है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये तकारीर के नतीजे में जो इशू है वो ये है कि नीचे सोशल अनरेस्ट, और सोशल अनरेस्ट है ये जिसमें प्लान नहीं है, सामने एक प्लान मुतबादिल ज़रूर होना चाहिए। ये एक लॉन्ग टर्म का प्लान होना चाहिए कि आपने माशी मामलात को कैसे ठीक करना है, ख़ास तौर पे उस वक्त जबकि पूरी दुनिया तलातुम का शिकार है। मतलब ये 90 की दिहाई नहीं है कि आप एक सबको एक मतलब है कि स्टेबल आपको नज़र आ रहा है कि जी एक सिस्टम चल रहा है और मुख्तलिफ मुल्कों के आपस में मामला आते हैं और ये है वो। ये 80 की दिहाई भी नहीं है जहाँ बड़ी जंग हो रही है अफ़गानिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद दुनिया का सिस्टम चल रहा है। इवन ये है कि जो वॉर ऑन टेरर के दौरान भी कई मुल्क तबाह हो गए, लाखों लोग मर गए, लेकिन ये है कि वो जो सिस्टम, ये जो सिस्टम में शिफ्ट आया है ना, यूक्रेन और चाइना और ये जो गज़ा में और बाकी फ्रंट्स खुलते जा रहे हैं, तो ये जो पूरी दुनिया में नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, उनका ये नतीजा है कि बहुत सारी जगहों पर मामला नज़र आ रहे हैं। मैंने ये जो बात की ना शेख हसीना वाजिद साहिबा के हवाले से, ये एक ऐसा मामला है जिस पे कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये दोनों मुल्क म्यांमार और अच्छा इससे पहले ये जो ट्राइब्स हैं, मैं ये बात कहता रहा हूँ, इनके बारे में एक मौक़िफ़ ये था जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जो टीम है उनका कहना ये था कि इनको चाइना सपोर्ट कर रहा है। अब ये इनको चाइना अगर सपोर्ट कर रहा है तो ये वाइट स्किन मैन चाइना का तो नहीं है
जिसने आके कहा है कि क्रिश्चियन स्टेट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रिश्चियन स्टेट वो तो म्यांमार तो करीब उनके, मैंने कहा ना चाइना म्यांमार कॉरिडोर है बाकायदा, बेल्ट एंड रोड। इसी तरह से वो बांग्लादेश के बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पे। तो ये मुझे बात जो है नहीं समझ में आ रही। और अमेरिका ये कर रहा है तो ये तो मामला 100 साल पुराना है, 100 साल से भी पुराना, ये बहुत पुराने मामलात हैं। जब यहाँ पे आके मुख्तलिफ कबाइल जो हैं ये आए थे और कई इनकी तहरीकें उठी, फिर इनके मुख्तलिफ ग्रुप्स बन गए मिज़ोरम में। बहुत डिटेल हिस्ट्री है जिसको मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, लेकिन एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है। यानी ये आप समझें कि ये कई कबीले म्यांमार में हैं, बांग्लादेश में हैं, ये उन इलाकों में हैं। और वो जो है ये 47 में जब बॉर्डर्स यहाँ से बरतानिया गया तो वो कुछ इधर रह गए कुछ उधर रह गए, तो वो एक बहुत पुराने मामलात हैं। तो उसमें लेकिन अब उसमें अचानक ये जो बात आई है शेख हसीना वाजिद की तरफ से, और इंडिया में देखें ये इंडियन एक्सप्रेस ने पूरा इसके ऊपर, इसलिए ये मैंने पढ़ा था इनका, लेकिन फिर मैंने इसको मतलब है कि 18th स्लाइड हम दिखाएं तो ऑपेड इस पर पूरा छपा हुआ था, फॉरेन हैंड बांग्लादेश एंड कंसर्न्स फॉर इंडिया। अब फॉरेन हैंड जो है वो इन्होंने भी ज़रा थोड़ा सा रिस्ट्रेन किया अपने आप को। उसी बयान को उन्होंने कोट किया कि हिंट एट यूएस, ठीक है ना, विदाउट मैंशनिंग इट एज ढाका ड्रॉज क्लोजर टू बीजिंग, तो दिल्ली विल नीड टू अब एक्ट इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी को वो लेकर, ये बिल्कुल जो है ना ये बात बड़ी अजब सी है कि यहाँ पर चाइना मौजूद है। तो शेख उनको नहीं पता चाइना को कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बिल्कुल एक ऐसी तो मैं इस बात को, मेरा ख्याल है कि, और फिर अगर अमेरिका कर रहा है तो क्या इन्होंने अमेरिका से रेस किया इशू कि भाई यहाँ पे हमारे मुल्क को तोड़ के कोई अमरीकी यहाँ पे आप कोई रियासत बनाना चाह रहे हैं। अभी देखें ना जैक सलिवान और ये सारे ये पड़ा। तो मुझे ये कोई बात अभी और कन्फ्यूजन है कि ये जो है ये जूमी ये मतलब जूमीस का होगा ये, क्योंकि इसमें तो फिर बहुत बड़े इलाके हैं। मतलब आप उसको मैप को बढ़ाते जाएं तो नागाज भी आ जाएंगे इसमें। मेथीज जो हैं वो तो खून खराबा हो रहा है। वो तो ये कहते हैं कि जी यहाँ पर मेथीज जो हैं वो हमें मार रहे हैं आके, और मरकज़ से हमें मदद नहीं मिल रही। ये हम बहुत दफ़ा इस प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि मेरे ख्याल था कि वहाँ पे कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ को पहले देखा जाएगा, लेकिन वो बहरहाल एक नया इशू वहाँ पे खड़ा हो रहा है। अच्छा, तो अब इशू ये है कि ये सारे जो मामलात हैं ना, इन पूरे मामलात के अंदर फिर इकॉनमी दरमियान में आ रही है। और मैंने जैसे पहले कहा कि अभी तो नहीं, लेकिन ये कि 2 साल 5 साल 10 साल आगे पीछे इसमें रेस तेज़ हो गई है कि मुतबादिल डी डॉलराइजेशन वाली बात आगे हो गई। और ख़ास तौर पे ब्रिक्स ममालिक में अगर देखें, अगर अनवर इब्राहिम ने कहा है मलेशिया से, उनकी बात ही आई है कि जी हम ब्रिक्स में शामिल होने जा रहे हैं और हमारे बराए करम, तो ये एक 25-30 मुल्कों का, और ये जहन में रखें कि मलेशिया जो है वो मतलब ऑयल और बहुत सारी दीगर बरामदात में मलेशिया बहुत आगे है। तो अब ये ब्रिक्स के अंदर अगर जाने के लिए इतने सारे ममालिक तैयार हो रहे हैं, और इजिप्ट तो ब्रिक्स का हिस्सा बनने से पहले उनका जो डेवलपमेंट बैंक है उसके साथ आ गया था। मतलब IMF के साथ भी बात हो रही थी, वहाँ पर भी बात हो रही थी कि भाई हमें आगे जाके कैसे निकालना है। और अब वो माली बहरान उनका इजिप्ट का ख़त्म हो गया, बहुत शदीद वो इकोनॉमिक क्राइसिस था उनका, लेकिन अब इजिप्ट जो है वो उससे निकल के आपको एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करता नज़र आ रहा है पूरे रीजन में। मतलब पूरे रीजन में या इवन ग्लोबल सतह पे, ख़ासतौर पे जब आप जाते हैं ब्रिक्स में या इस जगहों पे, तो ये कोई ऐसा इशू नहीं होता कि वो इजिप्ट में वो कहें कि जी मेरे पास तो प्लान बी है नहीं। हमेशा प्लान बी होता है, ठीक है ना। और जो है वो एक दफ़ा किसी ने कहा कि जी प्लान ए जो है वो ख़राब हो गया तो प्लान बी, तो उन्होंने कहा जी अच्छा प्लान ए ख़राब हो गया है, तो बंदे ने कहा कि जी मैं सर वो प्लान ए ख़राब हो गया है तो प्लान बी ले। तो उन्होंने कहा जी अब ये भी ख़राब हो गया तो प्लान सी ये होता है कि जिन्होंने ए और बी बनाया पहले उनको मार दो जिन्होंने यहाँ तक पहुँचा दी है कि प्लान सी की ज़रूरत पड़ गई है तो पहले तो उनको फड़गाओ ना दोनों को कि बदबख्तो तुम इतनी ये हालात पैदा कर दिए कि प्लान सी लाना पड़ा तो उसको प्लान सी, तो उससे जो भी हो ना अरसर नौ आप एक पूरा दोबारा बनाएं कि जी ये तो हमें जो है ना कुएं में धकेलते जा रहे हैं, कभी ए कभी बी कभी सी, कभी वही नाम ले आते हैं, वही आगे पीछे दाएं बाएं अपने पिटारे में से सामने निकालते हैं। तो दुनिया कहीं और जा रही है, और इस वक्त मईशत तो बहराज सिक्योरिटी से आपके रिलेटेड हो गई है ना। तो ये हमें देखना है,
बाकी सारी फ़रोई मामलात हैं, तकरीरें और ये, और उसमें रियासत ने आगे कैसे चलना है और ये सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा, ये इन तकरीरों के से नतीजे में तो नहीं आएगा। यह जो टेम्परेचर है, या जो भी गंडापुर साहब वहाँ पे देखें ना 12 घंटे, या जो भी इश्यूज़ हैं इनको बैठ के हल अगर नहीं होते मामलात, 12-13 घंटे की वहाँ लोड शेडिंग है। मरकज़ का कहना ये है कि वो जो है वो फाकी उसमें हो रहा है, तो ये इनको बैठ के अगर ये नहीं करते और ये अदम इस्तेकाम बरकरार रहता है तो उसके नतीजे में मईशत कैसे ठीक होगी। तो ये जो स्पीचेस हो रही हैं पार्लियामेंट में इस वक्त, तो ये भी तो IMF और बाकी लोग तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छा तासुर जा रहा है। इनको बैठ के मईशत के ऊपर ही बात करनी चाहिए। बजट में तरक्याती बजट कम कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। उसके नतीजे में ये हो सकता है कि एक मैसेज अच्छा जाए। उसमें खर्च नहीं होता सारा तरक्याती बजट, 1500 अरब रुपया खर्च नहीं होगा, लेकिन एक वो जो आपने फिगर्स भी दिए हैं ना कि भाई वो उसका एक नफसियाती असर बहुत है, तो वो पता नहीं क्यों ये कम नहीं कर रहे। तो वो अगर कम कर दें तो वहाँ से कोई टैक्स के अंदर और बाकी चीज़ों में जो पब्लिक पे टैक्स लग रहा है उसमें कोई कमी बेशी हो जाए। तो देखिए अभी ये हतमी शक्ल क्या इख्तियार करता है बजट। पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय हो गए मेरे ख्याल से, वो तकरीर वो जो मुलाकात है उसके बाद अशाइया वगैरह हो रहा है, तो मामला ठीक हो गए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।